हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोबॉक्स में और मैं हूं प्रदीप गौड़। जी हां बच्चों, आज हम देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड। जी हां, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि पूरा का पूरा मैं क्लास 11th का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कराने वाला हूं विथ इफेक्टिव स्टडी। जी हां, यहां पर आपको बहुत ही इजी एग्जांपल्स के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी और बहुत डिफरेंट तरह की ट्रिक्स दी जाएंगी, जिससे क्या हो सके कि आप लॉन्ग टर्म्स के लिए उन सारी चीजों को याद कर सके। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए। यहां पर क्लास 11th और 12th का भी सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, वो है लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, इसे जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में बायोलॉजी क्या होती है। क्योंकि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए मुझे, आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो बायोलॉजी है क्या, तो आप क्या जवाब देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में बायोलॉजी क्या होती है। चलिए हम देख लेते हैं। हम पहले देखेंगे कि एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है बायोलॉजी की, देन आफ्टर हम जानेंगे कि हमें रटने की जरूरत नहीं बायोलॉजी की डेफिनेशन को, हमें बस उसे क्या करना है, डिकोड कर देना। जी हाँ, यहां पर बहुत ही कोडिंग हम सीखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी को थोड़ा डिफरेंट वे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए बच्चों, बायोलॉजी क्या है? The branch of science which deals with the study of living organism is called biology। जी हाँ, बायोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो चलिए यहां पर मैं मेंशन करता हूं, द ब्रांच ऑफ साइंस। मेरे साथ नोट करेंगे आप, आपके पास कॉपी एंड पेन होना चाहिए। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ study of living organism is called, क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। जी हां, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजी। क्या ये डेफिनेशन हमें रटनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं बच्चों, एकदम नहीं। क्यों, जरा समझिएगा। हम क्या करते हैं, टर्मिनोलॉजी को ब्रेक करते हैं। ये जो टर्म्स है बायोलॉजी, इसे हम ब्रेक करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो बायोलॉजी वर्ड है इसी में इसका आंसर छुपा हुआ होता है। कैसे? देखिए, एक्चुअल में ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो एंड लॉजी। बायो दैट मीन्स होता है लाइफ और लिविंग। क्या होता है, लाइफ और लिविंग। वेट अ सेकेंड, लिविंग, ओके। एंड लॉजी दैट मीन्स होता है बच्चों स्टडी। ओके, सो व्हाट इज बायोलॉजी? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी, और इन अदर वर्ड वी कैन आल्सो से दैट स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें लाइफ होती है या वो लिविंग है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आपको इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ऐसे हम ट्रिक की हेल्प से क्या करेंगे, डिकोड करेंगे बाकी सारी चीजों को। तो हमें जानना पड़ेगा यहां पे बच्चों कि एक्चुअल में बायोलॉजी के फादर कौन है। क्यों? क्योंकि पहली बार बायोलॉजी एग्जिस्टेंस में आई होगी ना साइंस में, तो किसी ने तो बनाया होगा इसे। तो जो कोई भी इसे बनाया वो इसका फादर हुआ। तो हम जरा समझते हैं यहां पे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है बच्चों। फादर ऑफ बायोलॉजी, ओके। एंड साथ ही साथ जानेंगे हम कि टर्म बायोलॉजी किसने दिया। टर्म क्या होता है बच्चों, नाम होता है। जैसे जिस दिन हम पैदा होते हैं, ठीक है, जिस दिन हम पैदा होते हैं उसके बाद कोई तो होता है जिसने हमें हमारा नाम दिया होगा। वो हमारे अंकल हो सकते हैं, आंटी हो सकती हैं, बुआ जी हो सकती है, मौसी, चाची, फूफा, फूआ, कोई भी हो सकता है, एनीवन। ठीक है, तो उसी तरह जब बायोलॉजी को बनाया गया तो उस वक्त जो बायोलॉजी वर्ड है, ये जो नाम है, ये जो टर्म है, इसे किसी ने दिया होगा, उसके भी बारे में हम जानेंगे। तो जरा समझिए, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो है बच्चों अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, जी हाँ, इन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। और जो टर्म बायोलॉजी है, ये जो नाम बायोलॉजी है, इसे किसने दिया था? दो साइंटिस्ट थे बच्चों, लेमार्क एंड ट्रेविरनस। लेमार्क एंड ट्रेविरनस।
ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म बायोलॉजी दिया, नाम बायोलॉजी दिया। ओके, अब जरा समझते हैं कि हमने यहां पर देखा कि लिविंग की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो लिविंग क्या क्या चीजें हैं, हम किसकी स्टडी करेंगे बायोलॉजी में? तो एक्चुअल में जो प्लांट्स होते हैं वो भी तो लिविंग है, जो एनिमल्स होते हैं वो भी तो लिविंग है। सर प्लांट कैसे लिविंग है? बच्चों पहले जरा समझिए, जो ह्यूमन है या जो एनिमल्स हैं उनमें लिविंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। बट जरा समझिए, हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, हम एक्सक्रीशन करते हैं, हम लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, हमें कॉन्शियसनेस होती है, और ये सारी प्रॉपर्टी प्लांट्स में भी होती है। प्लांट्स भी अपना फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी एक्सक्रीशन करते हैं, वो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो प्लांट भी लिविंग होते हैं और एनिमल भी लिविंग होते हैं। तो यहां पर हम समझेंगे कि जो बायोलॉजी है उसमें दो ब्रांचेस होती हैं बच्चों। बायोलॉजी को हम कितने ब्रांच में डिवाइड करते हैं? दो ब्रांचों में। क्या बच्चों, कौन कौन सी? जूलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। ओके, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी क्या है बताइए मुझे, जूलॉजी क्या है? तो आपको पता होगा बच्चों कि आप जू में जाते होगे, ठीक है, जू पार्क होता है ना, जू दैट मीन्स होता है बच्चों एनिमल। क्या होता है? एनिमल्स, ठीक है। लॉजी दैट मीन्स क्या होता है? स्टडी। सो स्टडी ऑफ एनिमल को हम क्या कहेंगे बच्चों? स्टडी ऑफ एनिमल, एनिमल्स क्या कहेंगे उसे हम? जूलॉजी। बात समझ में आई? बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल की स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? जूलॉजी। और बॉटनी क्या होगा? स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। ओके बच्चों, तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट की स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? बॉटनी। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो जूलॉजी के भी तो कोई फादर होंगे और बॉटनी के भी कोई फादर जरूर होंगे। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? साथ ही साथ हम जानेंगे फादर ऑफ बॉटनी कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ बेसिक। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आपको बायोलॉजी कभी भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती और सिर्फ आप रट्टाफिकेशन करेंगे। बात समझ में आ रही बच्चों? वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आपको नए नए कॉन्सेप्ट यहां पे जानने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से। चलिए देखिए बच्चों, तो जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं उनका नाम है बच्चों वही जो फादर ऑफ बायोलॉजी थे। क्या नाम था उनका? अरिस्टोटल। ओके, अरिस्टोटल क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, फादर ऑफ जूलॉजी भी है। फादर ऑफ बॉटनी जो है वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। चलिए बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। ओके बच्चों, तो चलिए हम देख लेते हैं आगे की तरफ। हमने जान लिया कि बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी की कितने ब्रांचेस होती हैं, टर्म बायोलॉजी किसने दिया, बायोलॉजी के फादर कौन है, जो उनकी ब्रांचेस हैं उनके फादर कौन है। तो एक्चुअल में हम बायोलॉजी में करते क्या है? बायोलॉजी में हम तो लिविंग की स्टडी करते हैं ना, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें लाइफ होती है, जो जिंदा है उनकी स्टडी करते हैं। तो कैसे हमें पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई थिंग्स जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग, कैसे पता चलेगा? तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर जैसे आप क्लास 11th में आप पढ़ते हो, ठीक है, तो आपने डेफिनेटली क्लास 10th तो पास आउट ही किया होगा, ठीक है। तो क्लास 11th में आने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि क्लास 10th 9 8 जो है ये सभी क्लासेस आपको पास आउट होनी पड़ेंगी। ठीक उसी तरह लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके भी क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस होते हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं? उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लिविंग है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि नॉन लिविंग है। तो उनके बीच में हम क्या करते हैं? डिफरेंस पहचानते हैं, ठीक है, जो डिफरेंस है उसे पहचानते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग? चलिए देख लेते हैं। तो लिविंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं, ठीक है, यहां पर देखेंगे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके।
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए बच्चों, नंबर 1 होता है ग्रोथ। जिसमें ग्रोथ हो रही है वो क्या होगा, लिविंग हो सकता है। नंबर 2 क्या हो सकता है बच्चों, रिप्रोडक्शन, जी हां रिप्रोडक्शन। नंबर 3 मेटाबॉलिज्म, एंड नंबर 4 कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है तो वो लिविंग है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कॉन्शियसनेस हो रही है, तो वो क्या होगा, लिविंग होगा। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअल में ग्रोथ कैसी होती है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो उन्हें आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो चलिए 1 बाय 1 हम देख लेते हैं बच्चों। तो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे ग्रोथ को। नंबर 1 क्या एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ। हम बच्चे थे सर, बड़े हो गए, हमें ग्रोथ हो गई, बिल्कुल सही। साथ ही साथ क्या हुआ, इसे साइंटिफिक टर्म में हम क्या कहते हैं, इसको जरा समझते हैं। देखिए बच्चों, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एंड सेल मास इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बच्चों, इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, इसे ग्रोथ कहते हैं। ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्या चीज लिखा गया है। तो अगर देखिए बच्चों, बोला है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एंड सेल मास। ठीक है, तो कैसे इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल होगा। सपोज कर लीजिए यहां पर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें कितनी सेल है बच्चों, सिर्फ सिंगल ही सेल है। ठीक है, सिंगल ही सेल है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसमें डिवीजन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो गया बच्चों, डिवीजन हो गया। ठीक है, तो अभी कितनी सेल बन गई बच्चों, 4 सेल बन गई। यहां पे कितनी सेल है, सिंगल सेल है, यहां पे 4 सेल बन गई। तो आप देखिए सिंगल सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया, यानी नंबर ऑफ सेल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यानी इसमें हम क्या बोलेंगे, इस ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। बात समझ में आया बच्चों। अगर क्या हो कि सेल मास बढ़ जाए, सपोज करो बच्चों जब आप छोटे थे, है ना, छोटे से थे, तो आपका वेट सपोज कर लीजिए 5 kg था, सपोज इट 5 kg है। अभी आप में क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल डिवीजन हुए, तो नंबर ऑफ सेल का इंक्रीजमेंट हुआ। तो अभी आपका जो साइज है वो क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया है। ठीक है, अभी आप कितने केजी के हो गए, 50 kg के हो गए हैं। तो आप देखिए जो आपका वेट है वो भी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो भी हम कह सकते हैं ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो या तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाए या सेल मास इंक्रीज हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। अब जरा समझिएगा बच्चों, यहां पर मैं एक लाइन लिखूंगा, सेल इज नॉट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या मैं यहां पे लिखूंगा, नोट करके बच्चों, है ना, थोड़ा सा ओवरलैप आई थिंक कर रहा है क्या, यहां पे आप थोड़ा सा समझेंगे। ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जरा समझिएगा बच्चों, मैंने लिखा कि अगर किसी में ग्रोथ हो रही है तो वो ये डिफाइन नहीं करता कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऐसा क्यों सर, जरा समझिएगा बच्चों, क्योंकि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें भी ग्रोथ होती है। कैसे, सपोज करिए कि मैंने इस मार्कर को जाके रोड पे रख दिया, तो क्या होगा बच्चों, इस पर डस्ट आकर क्या होगी, एग्रीगेट हो जाएगी, इस पर डस्ट जम जाएगी, हो सकता है धीरे धीरे इस पर ढेर लग जाए मिट्टी का। तो क्या हो गया, सेल मास तो इंक्रीज हो गया, इसका बढ़ गया ना, अभी इसकी जो पूरा एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सेल मास बढ़ जा रहा है, तो क्या हुआ, इसमें ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल नहीं, ये तो नॉन लिविंग है। तो कभी भी ग्रोथ डिफाइन नहीं करती कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। क्लियर है, बट जितने भी लिविंग होते हैं उनमें ग्रोथ जरूर होती है।
क्लियर है, बट साथ ही साथ किसमें होती है, नॉन लिविंग में भी होती है। तो एक्चुअल में जरा समझेंगे कि जो ग्रोथ होती है लिविंग में कैसी होती है, नॉन लिविंग में कैसी होती है, ये हमें जानना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें लिविंग में, यहां पर देखिए बच्चों, यहां पे समझेंगे जो लिविंग होते हैं और जो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है, लिविंग होते हैं और जो नॉन लिविंग होते हैं, इनमें ग्रोथ कैसी होती है। जो लिविंग होते हैं इनमें ग्रोथ इंटरनल होती है, वाइल जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं इनमें ग्रोथ एक्सटर्नल होती है, ठीक है। अब जरा समझेंगे, आपको पता है बहुत सारे माउंटेन ऐसे हैं, बहुत सारी हिल्स ऐसी होती, पहाड़ियां ऐसी हैं जिनका साइज बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो पहाड़ियां हैं, जो माउंटेन्स हैं वो लिविंग है, बिल्कुल नहीं, वो तो नॉन लिविंग है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल ग्रोथ होती है ना। आप देखिए जब मैंने इस मार्कर को रोड पर रखा था तो आउटसाइड से ही आकर इस पे सॉइल का डिपोजिशन हुआ था, डस्ट का डिपोजिशन हुआ, तो आउटसाइड से ग्रोथ हुई थी। लेकिन जो लिविंग होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है, इनसाइड से होती है। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए नोट कर लीजिए आप। ओके बच्चों, चलिए देख लेते हैं हम सेकेंड पॉइंट अपना क्या है, वो रिप्रोडक्शन। जी हाँ बच्चों, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू प्रोजेनी और न्यू ऑफस्प्रिंग्स लाइक देमसेल्व्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए यहां पर मैं पहले लिखता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ability of an organism to produce new progeny यानी कि offspring like themselves इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बच्चों, रिप्रोडक्शन। जी हाँ बच्चों, रिप्रोडक्शन। अब जरा समझिएगा, मैंने क्या बोला, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी ये एबिलिटी हो कि वो क्या करे, प्रोड्यूस न्यू प्रोजेनी, एक नई संतान को जन्म दे, एक नई पीढ़ी को जन्म दे, और कैसी, लाइक देमसेल्व्स, खुद के जैसी, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो टेंडेंसी जिसमें कि वो अपने ही जैसे संतान को जन्म देता है, उसी को क्या कहते हैं, सपोज करिए यहाँ पे आप, यहाँ पर जीएफ है, गर्लफ्रेंड नहीं, हाँ ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर ने किसको प्रोड्यूस किया होगा, फादर को, और फादर ने किसको प्रोड्यूस किया होगा, सन को। क्लियर है बच्चों? अब जरा समझिएगा, तो ग्रैंडफादर क्या थे, ह्यूमन, ग्रैंडफादर क्या थे, ह्यूमन, इन्होंने जिसे प्रोड्यूस किया रिप्रोडक्शन के थ्रू वो भी क्या है, ह्यूमन, और फिर फादर जो ह्यूमन है उसने भी जिस नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किया जो कि उसका सन है, वो भी क्या है, ह्यूमन। तो ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे कि जो भी नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर हैं, ठीक है। तो यहां पर जो भी इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन मेथड के थ्रू नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस होता है, करता है, वो सिमिलर होता है, ठीक है ना। यानी ये भी ह्यूमन, तो ये जो प्रोड्यूस हुआ है वो भी ह्यूमन ही रहेगा। तो क्या हमें ये डेफिनेशन रटने की जरूरत है? फिर से बिल्कुल नहीं। क्यों, ऐसा क्यों, जरा समझिएगा। फिर से वही बात आ जाती है बच्चों कि एक्चुअल में जो आंसर है वो हाइड है। यहां पे देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है बच्चों, री एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो आपने सुना होगा या देखा होगा कि आपकी चौल में, आपके बहुत सारे एरिया में भंगार वाले आते हैं, वो कचरा उठाते हैं, ठीक है, प्लास्टिक की बोतलें उठाते हैं। आप उनसे पूछिए कि क्या करोगे इसका, इस प्लास्टिक बोतल को क्या करोगे आप, तो बोलता है इसे हम कंपनी में ले जाएंगे, सेल करेंगे और वो बदले में हमें पैसा देगा। तो आप बोलो कि वो कंपनी वाले क्या करें, तो वो खुद बताएगा कि एक्चुअल में इसे रिसाइकल किया जाता है, यानी इस प्लास्टिक की बोतल से फिर से इसे गलाकर फिर से एक नई बोतल बनाई जाएगी, यानी इसे रिसाइकल किया जाएगा। तो री दैट मीन्स होता है बच्चों, यहां पर देखिए रिप्रोडक्शन में भी री है, तो री दैट मीन्स होता है अगेन, यानी
फिर से, एंड प्रोडक्शन दैट मीन्स होता है बच्चों फॉर्मेशन। ओके, तो एंड अगेन जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन है इससे कोई भी स्पीसीज जो होती है वो एग्जिस्टेंस में बनी रहती है, वो कंटिन्यूअसली बनी रहती है। बट नोट क्या बच्चों, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या मैंने बोला कि जो रिप्रोडक्शन है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मीन्स ये नहीं होता कि उसमें लाइफ नहीं है, वो लिविंग नहीं है, ये प्रूफ नहीं होता। बात समझ पा रहे हो आप? अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉन लिविंग है, वो भी जिंदा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हनी बी जो होती है ना, हनी बी मधुमक्खी, उसमें ड्रोन्स होते हैं और क्वीन्स होती हैं। तो जो ड्रोन्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। वो स्टेराइल होते हैं यानी कि वो नई लाइफ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता तो वो नॉन लिविंग है, वो भी तो लिविंग है। बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनमें स्पर्म का काउंट या फिर जो एग्स है उनका फॉर्मेशन नहीं होता, वो स्टेराइल होते हैं। इसका मीन्स ये नहीं कि वो नॉन लिविंग हो गए, वो भी लिविंग होते हैं। बात समझ में आई? तो कभी भी रिप्रोडक्शन डिफाइन नहीं करेगा कि कोई लिविंग है भी या नहीं भी। बात समझ में आ रही है? अगर रिप्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है तो भी वो लिविंग हो सकता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे हम देखेंगे थर्ड वन, मेटाबॉलिज्म। थर्ड हमारा क्या है बच्चों? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? क्वाइट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरा समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में ना बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम डाइजेस्ट करते हैं, इवन जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो भी हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो केमिकल से ही बनी हुई है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सारे बहुत सारे एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और दूसरे भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं और इनमें लगातार रिएक्शंस होती रहती हैं, चलती रहती है। उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म। सो यहां पर मैं लिखता हूं सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, ऑल केमिकल reactions which are occur within the body of an organism, which are occur within the body of an organism is called, क्या कहते हैं बच्चों? is called metabolism। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब जरा समझिएगा, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती है सभी को एक साथ मिलाकर हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्लियर है? तो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, 2 टाइप्स की होती है बच्चों। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। तो मेटाबॉलिज्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से बच्चों? कैटाबॉलिज्म बोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। ठीक है, अब कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म क्या होती है इसे हम फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले आप क्या करिए, इसे वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में 2 टाइप का होता है। उसमें क्या होता है? कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबोलिज्म भी होता है। तो चलिए हम जरा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में कैटाबॉलिज्म क्या होता है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? So the process in which large one molecules are break down into simple one is called catabolism। क्या मैंने बोला? The process in which
large molecule are break down into simple molecule is called कैटाबोलिज्म। क्या कहते हैं बच्चों? कैटाबोलिज्म। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है कि वो प्रोसेस जिसमें कि कोई लार्ज वन मॉलिक्यूल, कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल हो और वो सिंपल वन में कन्वर्ट हो जाए, सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाए, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? कैटाबोलिज्म। अब जरा समझेंगे हम एग्जांपल की हेल्प से। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स बोले या लार्ज मॉलिक्यूल बोले, इसका नाम क्या है बच्चों? ABC, ठीक है। सपोज कर लीजिए एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम क्या है? ABC। अच्छा, आप जब नाम लेंगे ना कैटाबोलिज्म का, ठीक है, मेरे साथ लीजिए आप नाम, कैटाबोलिज्म। वंस मोर, कैटाबोलिज्म। तो जब आप कैटाबोलिज्म नाम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसमें कट की फ्रीक्वेंसी आ रही है ना। तो जरा समझिए, अगर कोई भी लाइन है, अगर आप इसे कट करते हो तो इसका साइज क्या हो जाएगा बच्चों? छोटा हो जाएगा, है ना। तो सेम ट्रिक हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे। तो जब आप इसे कैटाबोलिज्म करोगे तो ये यहां से कट हो जाएगा, तो कट हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? साइज छोटा हो जाएगा। तो ये ब्रेकडाउन होगा A प्लस B प्लस C मॉलिक्यूल में। तो देखिए इसका साइज क्या है? लार्ज है, वाइल जो ये यहां पे जो कंपोनेंट्स बने हैं इनका साइज क्या है? स्मॉल है, स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। स्मॉल बोले या सिंपल बोले, बात तो एक ही है, हाँ, ठीक है। अब जरा समझिए, इसमें प्रोसेस कौन सी कराई आपने? कैटाबोलिज्म कराया। क्या कराया बच्चों? कैटाबोलिज्म कराया आपने, ठीक है। तो कैटा दैट मींस कट हो गया, तो साइज क्या हो गया? छोटा हो गया, स्मॉल हो गया। तो वो प्रोसेस जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स या लार्ज मॉलिक्यूल सिंपल यानी कि स्मॉल वन में ब्रेकडाउन हो जाए, उसी को बोलते हैं क्या? कैटाबोलिज्म। क्लियर है बच्चों? कहां पर होता है, कैसे होता है हमारी बॉडी में? देखिए, आप एग्स खाते हो, एग्स में क्या होते हैं बच्चों? अंडों में क्या होता है? प्रोटीन होता है। और प्रोटीन किससे बना होता है? छोटे छोटे अमाइनो एसिड से बना होता है। तो जो प्रोटीन आप खाते हो, जो एग खाते हो, जो हमारे माउथ में जाके उसका ब्रेकडाउन होता है, इंटेस्टाइन में जाता है, अगेन उसका ब्रेकडाउन होता है, और उस प्रोटीन को छोटे छोटे अमाइनो एसिड में तोड़ दिया जाता है। तो क्या हो गया उसका? कैटाबोलिज्म। बात समझ में आई बच्चों? चलिए, वेरी गुड। अभी हम देखेंगे एनाबोलिज्म। जो सेकेंड प्रोसेस थी बच्चों वो क्या थी? एनाबोलिज्म। तो जो एनाबोलिज्म होते हैं ये जस्ट अपोजिट होती है किसके? कैटाबोलिज्म के। इन द प्रोसेस ऑफ एनाबोलिज्म स्मॉल वन मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो यहां पे हम मेंशन करते हैं क्या? द प्रोसेस in which simple molecule are joined together to form a large molecule। क्या बनाएंगे बच्चों? large molecule is called, क्या बोलेंगे? called एनाबोलिज्म। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों? एनाबोलिज्म प्रोसेस। लाइक यहां पर देखिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, A प्लस B प्लस C। यहां पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल हैं बच्चों, ठीक है। अगर इसमें आपने एनाबोलिज्म करा दिया, कौन सी प्रोसेस? एनाबोलिज्म प्रोसेस करा दिया, तो क्या होगा? ये सभी ज्वाइंट हो जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, एक बड़ा सा। उसको क्या बोलेंगे? ABC कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। बात समझ में आई बच्चों? अच्छा, ये कैसे होता है सर? बता रहे हैं बच्चों। आपने एग खाया था, उसको स्मॉल वन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया गया था, ठीक है।
तो जो अमाइनो एसिड हैं उनसे फिर से हमारी बॉडी में क्या बनाए जाते हैं, प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, एंजाइम्स बनाए जाते हैं। इनफैक्ट आपने सुना होगा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में, वो एनर्जी स्टोर होती है कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एनर्जी जिस फॉर्म में स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में उसे कहते हैं एटीपी। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट और एडिनोसिन ये एक साथ मिलते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, एक साथ मिलते हैं और एक लार्ज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये एटीपी जो एटीपी के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, एक एनाबोलिज्म प्रोसेस होगी, एक एनाबोलिक प्रोसेस होगी। बात समझ में आई। तो एटीपी के फॉर्मेशन को हम जनरली कहते हैं फास्फोरिलेशन, इसे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। अब जरा समझ लीजिए आप कि आपने कैटाबोलिज्म को समझ लिया, एनाबोलिज्म को समझ लिया, बट बच्चों यहां पे नोट में लिखेंगे ये सारी चीजें आप कहां पे पढ़ रहे थे, मेटाबोलिज्म की इनसाइड पढ़ रहे थे, ठीक है। मेटाबोलिज्म में आपने देखा था कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। तो एक लाइन नोट करेंगे बच्चों, मेटाबोलिज्म is defining characteristic feature of living organism, is defining characteristic feature of living, ठीक है, living without exception, जी हां बच्चों, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जी हां, विदाउट एक्सेप्शन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई थिंग्स है जिसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रही है तो नो डाउट वो 100% क्या होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। जबकि आपने क्या पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन होगा या नहीं होगा, ग्रोथ होगी या नहीं होगी, तो उससे डिफाइन नहीं हो रहा था कि 100% वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा था जो ग्रोथ हो रही थी वो लिविंग में भी हो रही थी, नॉन लिविंग में हो रही थी। लिविंग में इनसाइड से हो रही थी और नॉन लिविंग में आउटसाइड से हो रही थी। रिप्रोडक्शन में आपने देखा था एक्सेप्शन ये था कि जो लिविंग थे उनमें भी रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो वो भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं था। लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म किसी थिंग्स में हो रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो नो डाउट वो 100% क्या होगा बच्चों, वो होगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आई। चलिए नोट कर लीजिए इसे। ओके बच्चों, चलिए देख लेते हैं हमारा पॉइंट नंबर 4, कॉन्शियसनेस। जी हाँ, आपने 3 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं आप लोग। आपने पढ़ा ग्रोथ, आपने पढ़ा रिप्रोडक्शन, आपने पढ़ा मेटाबॉलिज्म, देन आफ्टर क्या था हमारा, कॉन्शियसनेस। जी हाँ, हमें देखना है कि जो 4th कॉन्सेप्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या होता है, कॉन्शियसनेस। जी हाँ बच्चों, कॉन्शियसनेस दैट मीन्स क्या होता है, चेतना। ये क्या होता है बच्चों, जरा समझेंगे। यहां पर देखिए, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर इन्वायरमेंट, टू सेंस देयर इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू देम। जी हां, किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिसमें क्या करता है वो कि अपने इन्वायरमेंट को क्या करता है बच्चों, सेंस करता है, ठीक है, सेंस टू देयर इन्वायरमेंट। वो अपने इन्वायरमेंट को सेंस करता है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, उसका कॉन्शियसनेस उस ऑर्गेनिज्म का। जरा समझिएगा, जैसे यहां पर कोई आपको टच करता है, ठीक है, तो क्या हुआ, बॉडी में थोड़ा चेंजेस होगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या है आपका कॉन्शियसनेस। कोई आपको पिन चुभोएगा तो भी आपको पता चल जाएगा, ये आपका क्या है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है, ये आपकी चेतना है। आप जानते हो टच मी नॉट एक प्लांट होता है जिसे हम छुई मुई कहते हैं, उसे भी आप टच करोगे ना तो उसकी जो लीव्स होती है ना ऐसे पूरी तरह से पहले ऐसे फ्लैटेड होती हैं, फैली हुई, फिर वो क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है, ठीक है। तो वो भी कॉन्शियसनेस का एक बेटर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कॉन्शियसनेस होती है। सो इट इज आल्सो एन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इट इज defining characteristic
फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जरा समझिए बच्चों, सपोज कर लीजिए आपके पेरेंट्स ने या आपके फ्रेंड ने या फिर किसी ने भी आपको थप्पड़ लगाया, ठीक है, तो भी आप रिस्पॉन्स जनरेट करते हो उसके अगेंस्ट। कैसे? या तो आप उसे फाइट करोगे, या उसे गालियां दोगे, या फिर क्या कर सकते हो, आप रोने लगोगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्स तो हुआ, आप उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दिखा रहे हो, यानी कॉन्शियसनेस है आप में। लेकिन जितने भी नॉन लिविंग होते हैं उनमें कॉन्शियसनेस नहीं होता। इस मार्कर को मैं अगर यहां से उठा के पटक दूं, रोएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। क्या ये मेरे हाथ से कूद कर उछल कर भाग जाएगा कहीं और पे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इसमें कॉन्शियसनेस नहीं। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां पर जाना कि जो लिविंग होते हैं उनके डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन है। ठीक है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में जाना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।